नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस बहुत स्पेशल अंक में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो पिछले 8-10 सालों में आए हैं, अगर उनकी ओर हम गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि सभी फैसले, बहुत सम्मान के साथ शब्दों का उपयोग करूंगा सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं, आधे अधूरे हैं। मैं उन्हें संपूर्ण फैसला नहीं बोल सकता। इसलिए नहीं बोल सकता कि हर फैसला कहीं ना कहीं सरकार को जिस ढंग से इंडाइट करना चाहिए या एक क्लियर कट जजमेंट हो जिसमें कोई संदेह ना हो, वो हमें देखने को नहीं मिला है। राफेल, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बंद लिफाफों में क्या होता है। फैसले अगर बंद लिफाफों में हों, सबमिशन बंद लिफाफों में हों, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देके, तो फिर संविधान के अंदर जो पारदर्शिता है वो कहां जाएगी। पेगासस कमेटी बनाई गई, जैसा कि उम्मीद थी कमेटी आके कहेगी हमें कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला, अल्टीमेटली वही हुआ। सेबी अडानी का केस, जिसमें केंद्र सरकार कहती है कि हम कमेटी बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट कहता है हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो कमेटी बनने के शायद 2 दिन के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। मेरे सोलो प्रोग्राम्स कई आए थे कि मैं जजमेंट आज आपको बता देता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट क्या होगी। और मैंने कहा था कि कमेटी फिर से आके कहेगी कि हमने सब कुछ चेक किया, हमें कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला जिसके द्वारा हम ये कह सकें कि अडानी ने कोई मैनिपुलेशन किया है। वही हुआ। दिल्ली असेंबली केस, जहां पर 5 जजों की बेंच ने केजरीवाल के फेवर में एक जजमेंट दिया और उसी जजमेंट में एक छोटी लाइन और आती है, केंद्र सरकार चाहे तो इस पर कानून बना सकती है। और उसी रात, आधी रात को, मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है और सुप्रीम कोर्ट के उस क्या कहते हैं जजमेंट को उठाकर किनारे फेंक दिया जाता है। मेरे द्वारा नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र केस अब तो साल से ऊपर हो गया, जहां कहा गया कि फैसला तो उनको करना था डिस्क्वालिफिकेशन का, जज जो 5 जजों की बेंच था, फैसला नहीं किया, स्पीकर को सौंप दिया, तुम फैसला करो। समय लगा दिया, रीजनेबल टाइम। मुझे नहीं पता रीजनेबल टाइम क्या होता सर। ये 3 दिन भी हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, ये 30 साल भी हो सकता है। हमारे महामहिम को जब फैसला लेना होता है किसी मर्सी अपील पर, तो रीजनेबल टाइम क्या है? कुछ फिक्स नहीं है। तो रीजनेबल टाइम कहीं भी फिक्स नहीं है, मैं आपको बताऊं। अभी फिर केस जब वापस आता है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, तो कहते हैं कि आपको टाइम लिमिट सेट कीजिए। तो नार्वेकर साहब ने फिर से वही डायलॉग दोहराया जो आज से कुछ महीने पहले दोहराया था। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, या संसद है, या सुप्रीम कोर्ट है, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हूं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को डायरेक्शन देने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं सम्मान करते हुए कोशिश करूंगा कि मैं भी अपनी एक समय सीमा सेट करूं और एक डिसीजन दूं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि मेरी समय सीमा क्या होगी। इससे बड़ा जवाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और क्या हो सकता है। राम जन्मभूमि केस शुरू होता है कि ये प्लॉट का केस है। प्लॉट किसका है, उसका अधिकार किसके पास है, सब कुछ कहा जाता है। चीफ जस्टिस गोगोई कहते हैं कि हम दरअसल इसको आ, एक रियल टाइम में कि रियल पक्षधर कौन है, ये केस किसके पक्ष में जा सकता है, तो ग्राउंड पे कानून क्या है और उसके साक्ष्य क्या है, उसके आधार पर फैसला करेंगे। लेकिन आखिर आते आते आस्था के आधार पर फैसला हो जाता है। और उसके अंदर कहा जाता है, एक बड़ा पैराग्राफ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दुनिया का, हिंदुस्तान का फाइनेस्ट एक्ट है 1947 के बाद, और इसको सबका पालन करना चाहिए ताकि पंडोरा बॉक्स ना खुले। ये किसने कहा था साहब? ये कहा था चंद्रचूड़ साहब ने, महामहिम चंद्रचूड़ साहब हमारे, जो इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और जब मथुरा और काशी के सारे केस खुलते हैं तो यही चंद्रचूड़ साहब कहते हैं उनको ओपन करने दीजिए लोअर कोर्ट में, जब मेरे पास आएगा तब मैं देख लूंगा। पहले स्ट्रोक में बोल देना चाहिए था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई भी नया पंडोरा बॉक्स नहीं खुल सकता है। कह देते तो आज ये सारा बवाल काशी और मथुरा में नहीं हो रहा होता है।
आर्टिकल 370 वो पहले से पता था क्या होना है, लेकिन उसके साथ एक और भी सवाल था कि आपने उसका डिवीजन कर दिया, आपने चुनाव भी नहीं करवाए, आपने यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी नहीं। और आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आज के पेपर्स में कल फैसला आता है, फैसला तो 31 अक्टूबर तक आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या कहते हैं साहब कि हम एक 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये मामला सौंप रहे हैं। अभी 3 जजेस हैं। आर्टिकल 145(4) कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसको क्या कहते हैं कि बनाया गया था और 10 अक्टूबर को लास्ट हियरिंग थी, 31 अक्टूबर को एक फाइनल हियरिंग होनी थी। फिर कहते हैं कि लगता है कि इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे सौंप देंगे तो इस मुद्दे के ऊपर बेहतर ढंग से चर्चा हो पाएगी और फैसले हो पाएंगे। वो बोलते हैं कि इसको मनी बिल के रूप में पेश किया, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, ये मनी बिल नहीं था। फिर कहते हैं कि he questioned the petitioners whether the electoral bonds can be purchased through the banks or paying cash। ये तो सवाल नहीं पैदा होता, ये जजमेंट का हिस्सा क्यों हो रहा है भाई? आप कैश से ले रहे हो, किससे ले रहे हो? ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये कि क्या ब्लैक इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैलिड है या नहीं है? पैसा किससे आ रहा है वो बात की बात है, सेकेंडरी बात है, वो इनकम टैक्स देख लेगा, उसका सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर वो प्रश्न करते हैं शायद जिसकी उनको जरूरत नहीं है, जो आज हम सम्मान के साथ कहते हैं। फिर उनका कहना है कि क्या ये बेरर बॉन्ड्स हैं? एक और जगह पे एक 1 डज़न पिटीशंस हैं फाइनेंस एक्ट 2017 के अंतर्गत में, और फिर ये पूछा जाता है कि भाई अल्टीमेटली इसके ऊपर क्या फैसला हो सकता है। फिर एक और कानून में संशोधन हो जाता है कुछ साल पहले 2017 के इस कानून में। पहले सिर्फ ये विंडो 15 दिन की एक एडिशनल विंडो की फैसिलिटी दी गई थी सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर। बाद में असेंबली इलेक्शन के अंदर 15 दिन का असेंबली एडिशनल विंडो दे दी गई कि असेंबली के लिए भी 15 दिन की एडिशनल विंडो दी जाती है पैसा कलेक्ट करने के लिए। उसके लिए वो जो 2017 का एक्ट था उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया और फिर कहा कि सभी असेंबली इलेक्शन के लिए 15 दिन की एडिशनल विंडो हो सकती है। ये कर्नाटक में भी किया गया और ये अभी हिमाचल चुनाव थे उसमें भी किया गया और अब फिर से विंडो खुलने जा रही है अभी 5 राज्यों के चुनाव में। ये क्वेश्चन भी इसमें उठा कि पहले तो पार्लियामेंट के चुनाव के लिए थी एडिशनल विंडो, अब असेंबली में भी आ गई और वो भी वैलिड है। अल्टीमेटली चंद्रचूड़ साहब ने, जैसे कि मुझे उम्मीद थी, जो मैंने अपने कुछ ऑलरेडी पास्ट एपिसोड्स में कहा है कि 31 अक्टूबर को शायद फैसला ना आए इसका। मुझे कोई उम्मीद नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो फैसला आएगा वो मोदी जी के अगेंस्ट जाएगा। यानी कि अब 5 जज की बेंच के पास चला गया और अगले 2-3 साल तक तो कोई मुझे उम्मीद है नहीं, क्योंकि जब पिछले साल महाराष्ट्र की 7 जजों की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच स्थापित हुई थी, क्या उसने एक भी हियरिंग की है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच स्थापित भी कर दी गई है? ये मुझे नहीं पता। अगर हुई है तो कोई हियरिंग हुई है? मुझे लगता नहीं इसमें कोई हियरिंग हुई है। तो ये भी अब 3, 4, 5 साल का ये मामला ऑलरेडी चला गया। 6 साल ऑलरेडी हो गए थे, 5-6 साल। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी कि ब्लैक इलेक्टोरल बॉन्ड्स सुप्रीम कोर्ट के आधे अधूरे फैसलों की कड़ी में एक और नई कड़ी जुड़ गई यहाँ पर। हमारी कोई पर्सनल चीजें नहीं है सुप्रीम कोर्ट के साथ, सम्मान है बहुत, और हम समझते हैं कि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक वही हैं। लेकिन हम आदर के साथ पूछना चाहेंगे कि प्रिय सुप्रीम कोर्ट जी, आपका हर फैसला आधा अधूरा क्यों होता है? आपका हर फैसला जो समय पर आना चाहिए वो टल क्यों जाता है किसी एक प्रिटेक्स्ट पे या दूसरे प्रिटेक्स्ट पर? यानी कि अब और तारीख, तारीख पे तारीख। अब तारीख कौन दे रहा है? जिसकी जरूरत नहीं थी, अब सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सब कुछ आता है, नहीं आता सुप्रीम कोर्ट से तो एक पूरा फैसला नहीं आता है। ये एक पुरानी पिक्चर भी आई थी जिसका नाम था एक रुका हुआ फैसला। ये